एक समय अंतर्राष्ट्रीय सभा में स्वामी विवेकानंदा जी, जो कि देश के संत देशभक्त माने गए हैं, वो बार बार एक ही चीज़ों को दोहरा रहे होते हैं, मेरा देश, मेरी मातृभूमि, मेरा देश भारत। तो कुछ लोग को इससे आपत्ति हुई। उन लोगों ने उठ के उनसे एक सवाल पूछा कि क्या बात है स्वामी जी, आप बार बार हर वक्तव्य के बाद यही बोलते हैं, मेरा देश, मेरी मातृभूमि। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपनी देश से, अपनी मातृभूमि से, अपनी माता से प्यार नहीं कर सकता, वो दूसरों की माँ को कैसे इज्जत देगा। जो अपनी देश को इज्जत नहीं देगा, वो दूसरे के राष्ट्र, दूसरे देशों को कैसे इज्जत दे सकता है। हमारे देश भारत को 200 सालों में अंग्रेज़ों और मुगलों ने इतना नहीं लूटा जितना कि 70 सालों में देश के गद्दारों ने लूटा है। नमस्कार, मैं हूँ निवेदिता सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की वेस्ट बंगाल प्रदेश की प्रवक्ता। और आज मैं अपने ब्रांड एम्बेसडर एंड चेयरमैन पंडित मोहित नवानी जी और अपनी पूरी टीम की ओर से आप लोगों के साथ अपने दिल की कुछ बातें रखने के लिए आई हूँ। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। समुद्र में एक प्राणी होता है जिसको हम जेलीफिश कहते हैं, और जेलीफिश क्या होता है ना, एक स्नेल होता है, घोंघा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उसको निगल लेता है गलती से कभी कभी अपना आहार समझ के। होता क्या है कि ये स्नेल धीरे धीरे करके जेलीफिश के पेट के अंदर बढ़ने लग जाता है, और स्नेल के ऊपर का जो बॉडी का लेयर होता है वो एक काफ़ी पथरीला होता है, जिसकी वजह से वो ईजिली अपना स्पेस वहाँ पे ऑक्युपाई कर लेता है, और धीरे धीरे करके वो जेलीफिश को खाना शुरू कर देता है। देश के गद्दार भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। वो अपने निजी स्वार्थों के लिए किसी भी लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं और कहीं तक भी जा सकते हैं, देश को बर्बाद करने के लिए, देश को बेचने के लिए, मातृभूमि का सौदा करने के लिए। उसी तरीके से देश का एक सच्चा देशभक्त, एक सिपाही, एक फौजी किसी भी सीमा को पार कर सकता है अपने देश को बचाने के लिए। जिस तरीके से हर इंसान अपने लाइफ में कुछ लिमिट्स की बातें करते हैं, देश में परेशानी है, प्रॉब्लम है, सबको पता है, हर जगह करप्शन है, बहुत सारी गलतियां हो रही है, बहुत जगह बहुत अपराध हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं, एक दो कमेंट दे देते हैं या एक दो स्पीच दे देते हैं, उसके बाद हम चुप हो जाते हैं और उसमें हम ये बोलते हैं कि मैं कर ही क्या सकता हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरा परिवार है, मेरे पीछे कोई मेरे आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं है। अगर इसी तरीके की सोच एक फौजी रखे तो देश का क्या होगा कि मैं अकेला हूँ, मेरा परिवार है, मेरे माँ बाप अकेले हैं, पूरा परिवार मुझ पे निर्भर है। पर वो ऐसा नहीं करता। 1600 फीट समुद्र तल में और धरती के सतह के ऊपर 50 फीट ऊपर काम करना कोई मुंह की बात नहीं है। जैसलमेर की तपती भूमि में खटना और साथ में लेह लद्दाख जैसे चिलचिलाती बर्फ के बीच में भी देश की रक्षा करना कोई मुंह की बात, छोटी बात नहीं है। ऐसे लोगों को मेरा सलाम है, मेरी पूरी टीम का सलाम है, पूरे देशवासियों की तरफ से ऐसे लोगों को चरण स्पर्श है। ये वही फौजी हैं जिनको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, जिनकी जब पोस्टिंग आती है ना, तो बच्चों के जब एडमिशन्स की बात होती है तो 10 चक्कर इनकी वाइफ और हस्बैंड काटते हैं स्कूल्स के, और इनको एडमिशन इतनी आसानी से नहीं मिलता है। ये वही फौजी हैं जो कई बार ट्रेन, बस में, बहुत सारे प्लेसेस में खड़े होकर सफ़र करते हुए मिलेंगे। ये वही लोग हैं जिनको शॉपिंग करते समय बहुत सारी बार्गेनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि उनको उचित दाम नहीं बताया जाता है, क्योंकि पता होता है ना लोकल लोगों को, ये पोस्टिंग होकर एक जगह से दूसरी जगह पे आए हैं। हम लोगों के अंदर, हमारे आंखों में थोड़ी सी पानी होनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए। मैं इन लोगों के बारे में इसलिए बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने कहीं पे ये पढ़ी पढ़ाई बात आपको बता रही हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं एक डिफेंस चाइल्ड हूँ, तो मैंने ये सब चीज़ों को बहुत क्लोजली आंखों से देखा है कि होता क्या है। फौजियों से दोस्ती लोग इसलिए करते हैं ना क्योंकि इनको मानते हैं कि ये CSD के ATM कार्ड हैं। भाई तू मेरा कैंटीन से मेरे लिए ब्रीफकेस ला दे, फ्रिज सस्ता है कैंटीन से वो मंगवा दे। अरे भाई हमको तो पार्टी करनी है, दारू का जो एक बॉटल है वो मेरे लिए मंगवा देना। ऐसा मत कीजिए। ये रियली में रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। हमारे दिल से इनके परिवार वालों के लिए और इनके लिए दुआ निकलनी चाहिए। और सिर्फ दुआ नहीं, कोशिश कीजिए कि आपकी आंखों के सामने जब भी कोई फौजी और उसका परिवार दिखे तो अपनी तरफ से जितना हो सके इनको सपोर्ट कीजिए, इनको हेल्प कीजिए, इनको परेशान मत कीजिए, क्योंकि बेचारे दिन रात कड़ी मेहनत करके घास में, पहाड़ों के बीच में, समुद्र के नीचे, आसमान पे कहाँ कहाँ जाके हमारी रक्षा कर रहे हैं, और आज इनकी वजह से हम चैन की नींद सो रहे हैं। क्या देश की रक्षा सिर्फ इन फौजियों के हाथों में है? नहीं, ये हमारे हाथों में भी है। अब आप पूछेंगे कैसे? बहुत आसान है।
उठते हैं और रात को जब हम सोने जाते हैं तो देश के हालातों पे चर्चा करने के साथ साथ हमें ये भी सोचना है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। हमारे एक छोटे छोटे से कदम से भी बहुत कुछ चेंज हो सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है। आपने सुना ही होगा, बचपन से ये कहावत कही गई है कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। ये बिल्कुल सही कहावत है। इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें तो आप देखेंगे कि इतिहास में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। कई लोगों को हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगता है और लोग कहते हैं कि हम हिस्ट्री पढ़ना पसंद नहीं करते, बट ऐसी बात नहीं है। अगर हिस्ट्री को हम ध्यान से देखें तो इतिहास जब जब दोहराता है तो लोगों को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। हर व्यक्ति को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, डबल ट्रिपल 4 टाइम्स करके। जैसे जीडीपी बढ़ता है ना, उसी तरीके से हिस्ट्री की गलतियां अगर रिपीट हो तो उसी तरीके से उसका भी प्राइस टैग हाई होता है। मैं बताती हूँ कैसे। 1200 सेंचुरी में जब मोहम्मद गजनी भारत में आया और उसने पृथ्वीराज चौहान पे कब्जा किया, जो कि अजमेर और दिल्ली का बहुत बड़ा सुल्तान था, बहुत बड़ा राजा था, उस टाइम में राजपूत राजा जयचंद ने उसका साथ नहीं दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी पर्सनल ग्रजेस थे, पर्सनल दुश्मनी थी। मैंने कहा ही आपको कि गद्दार सिर्फ अपने पर्सनल चीज़ों को देखते हैं, वो पूरे देश को नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे भी वही हुआ और इस वजह से हिस्ट्री आपके सामने है कि किस तरीके से मुगलों ने हमारा फायदा उठाया और पूरे देश पे कब्जा किया। सेकेंड वाला पॉइंट आप देखिए, बैटल ऑफ प्लासी। जिन लोगों ने हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी होगी उनको पता ही होगा। सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, उनका अपना निजी मंत्री मीर जाफर ने राज्य का सौदा कर दिया और फॉरेनर्स का साथ दिया, ब्रिटिश के का साथ दिया। और हुआ क्या, सल्तनत का तख्ता पलट गया और विदेशी ने वहां पे सिकंजा कस लिया। तो क्या आज ये नहीं हो रहा? क्या आज कुछ भ्रष्ट लोग यही देश के साथ नहीं कर रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि इतिहास फिर से दोहरा जाए और हमें फिर से बड़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, हर बच्चे को कीमत चुकानी पड़े। आप देखिए आजकल मीडिया क्या कर रही है। जो लोग डिफेंस बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे उनको ये बात पता होगा, या फिर आपने मूवीज में भी देखा होगा, जब एक वॉर जोन लाइक सिचुएशन क्रिएट होता है तो डिफेंस का जो मेन इंचार्ज ऑफिसर होता है वो कुछ कॉन्फिडेंशियल कोड्स बनाते हैं, कुछ सीक्रेट लैंग्वेजेस होते हैं उनके, जिसको सिर्फ सेना की वो टुकड़ी जो युद्ध के लिए जा रही है और जो ऑफिसर इंचार्ज है वो जानता है। आजकल क्या चल रहा है कि मीडिया बड़े मजे से टीवी के ऊपर पूरे दुनिया को दिखाते हुए फौजियों के इन सब चीज़ों की चर्चा करती है। इवन पर्सनल फौजियों से वो लोग बात करके उनसे बहुत सारी चीज़ें निकलवाते हैं जो कि बिल्कुल इलॉजिकल है। फौजियों के साथ जो हो रहा है, उनका ऑफिसर इंचार्ज, जो सेना टुकड़ी दल जो युद्ध में गई है, वो प्राइम मिनिस्टर, बस इनके बीच में सारी चीज़ें रहनी चाहिए। इसके अलावा लोकल जनता तक हर खबर नहीं पहुंचनी चाहिए। बट आजकल ऐसा हो रहा है कि मीडिया बहुत सारी चीज़ों में तो चुप रहती है, बहुत सारी चीज़ों का इनको पता ही नहीं होता है। पर ऐसी चीज़ें जो कि देश के हित के लिए कॉन्फिडेंशियल रखना ज़रूरी है, उस पर ये बड़े मज़े से चिल्ला चिल्ला के चर्चा करते हैं। क्या ये सही हो रहा है? क्या ये फौजियों के लाइफ के लिए एक बड़ा रिस्क फैक्टर तो नहीं है? तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा। ये बहुत ही बड़े मुद्दे की बात है और बहुत सारे डिफेंस पर्सनल इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे, आम जनता भी एग्री करेगी। पाकिस्तान की सीमा हो, नेपाल की सीमा हो, भूटान की सीमा हो, जैसे आजकल चाइना का जो मुद्दा चल रहा है, किसी भी सीमा की बात हो, जब सीमा है और सीमाओं पे जब भी कोई अड़चन आएगी, जब भी कोई बाहरी गलत गतिविधियां होंगी, तब फौजी दल की टुकड़ियां जाएंगी, युद्ध होगा। ये नॉर्मल सी बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन चीज़ों को इस तरीके से दिखाना, आम जनता तक हर लॉजिकल इलॉजिकल चीज़ों को पेश करना, ये बिल्कुल ही अनएथिकल है। ये हमारे फौजियों के लिए एक संकट वाली घड़ी को पैदा कर सकता है। जब वचन लेता है देश की रक्षा के लिए तो वो अपने वचन को पूरे ईमानदारी और प्रतिष्ठा के साथ निभाता है। उसी तरीके से एक गद्दार भी पूरे ईमानदारी के साथ देश को बेचने का, देश को बर्बाद करने का कर्तव्य को निभाता है। काश देश में कोई एक ऐसा कानून होता कि एक गद्दार को देश के झंडे को छूने की इजाज़त नहीं होती, वो देश के झंडे को कभी फहरा नहीं पाता और ब्लड बैंक में कभी भी एक गद्दार का खून
नहीं लिया जाता और उस गद्दार का खून कभी एक फौजी की जान को बचाने में काम नहीं आता। मैं निवेदिता सिंह अपने चेयरमैन एंड ब्रांड एम्बेसडर पंडित मोहित नवानी जी और अपनी पूरी टीम की ओर से भारतीय सेना का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। पूरे भारतवर्ष की ओर से अपनी सेना का पूरे तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। हमारी समाज, धर्म, जात पात, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, इन सब से ऊपर उठ के अगर हम देश को सबसे ऊपर माने, बिल्कुल एक फौजी की तरह, तो बहुत बहुत कुछ देश में बदल सकता है। ज़रूर सोचिएगा मेरे इन बातों को। अगर अब तक आपने मेरे चैनल नेचुरल निवेदिता को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और आने वाले वीडियोस के लिए मुझसे जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच डियर व्यूअर्स। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।